ये मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी थी। नेशनल गेम्स के लिए मैं आपको बताऊं, उत्तराखंड में हम लोगों ने लगभग सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्टअप कर लिए हैं और ये हम लोग पहला राज्य होगा नेशनल गेम कराने वाला जो बिना किसी हैंगर के कोई नेशनल गेम कराएगा। हमारे सारे गेम उत्तराखंड सरकार के द्वारा बनाए गए परमानेंट स्ट्रक्चर में होंगे। ये सिर्फ नेशनल गेम के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, आने वाले समय के युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है कि उनके लिए एक बनी बनाई खेल की संस्थान मौजूद रहेगा, खेल का संस्थान, जिसमें वो भविष्य में अगले 10 साल में और तैयारियां करके ओलंपिक्स में भी पार्टिसिपेट कर सकेंगे। चलिए, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं अमित जी। सुधांशु जी, आप बिहार के एक रूरल बैकग्राउंड से भी आते हो और निकल कर आए उत्तराखंड में, आपने लंबी सेवा की, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भी रहे आप। रूरल बैकग्राउंड से आना और जहां देवभूमि में रूरल जनता बहुत है, यहाँ की सेवा करना, ये बैकग्राउंड का काफी असर होता है काम करने पे? कैसे आपने मुश्किलें सुलझाई हैं आप? मुझे लगता है कि बुद्ध की स्थली से आना और हिमालय की उपत्यका में काम करना, हमें लगता है इसके अलावा और कुछ कहने की जरूरत ही नहीं बचती है। मैंने जो कहते हैं ना कि जो वहाँ की चीजें देखी, फिर मैं कहूँगा कि यूपी में भी जो देखा, उसके बाद यहाँ काम करना आसान रहा। और खास करके मूल में अगर कोई चीज हो कि पब्लिक का किस तरह से, पब्लिक इंटरेस्ट का कैसे हित किया जाए, तो निश्चित रूप से चीजें आसान हो जाती हैं। अमित, स्पोर्ट्स तो करवा रहे हैं, फिट इंडिया कैंपेन के एक बड़े फिट आइकॉन माने जाते हैं आप। कितना समय दे पाते हैं आप अगर वर्जिश करना हो उसको? अब तो बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है समय, मतलब ये शायद साजिश ही रही होगी, क्योंकि मेरे पास नेशनल गेम्स जिस दिन मिला 111 दिन थे, आज हम 97 दिन पे खड़े हैं। 97 डेज लेफ्ट टू नेशनल गेम्स है। 28 जनवरी से हमारा नेशनल गेम्स होने वाला है, तो सुबह 9 से रात 9 हो जाता है, समय नहीं मिलता है। जैसा कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी श्री सुधांशु जी ने कहा, हमारे बैचमेट भी हैं और IAS में वरिष्ठ सहयोगी हैं, तो मुझे लगता है कि आपका कहना बिल्कुल सही है। हम लोग जिस एरा में जी रहे हैं, हमें काम के सिवा कुछ और नहीं मिलता है करने को। यह जरूर है कि इसी काम को करने में हम लोग शायद, मैं तो कई बार देखता हूं कि 10,000 स्टेप वॉक हो जाता है, तो उसी को मान के संतुष्ट हो लेते हैं कि शायद फिटनेस वहीं से मेंटेनेंस हो रही होगी। तो कहीं ये पावर लिफ्टिंग जो आपने की, आप बताते हैं कि आप IIT, जो हमारे रिसर्च की टीम बता रही है, आपने IIT के जमाने से ही जिम जाना शुरू कर दिया था, वहां आपको पावर लिफ्टिंग की ट्रेनिंग मिली और आपकी फिजिक देखकर ट्रेनर ने कहा कि आपको IPS बनना चाहिए। ये एक बड़ा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं रुड़की जब सिलेक्शन मेरा हुआ तो वहां पे मैं जिम में गया और तब तक मैंने पटना में कभी जिम देखा नहीं था जहां से मैं आया। तो वहां जब जिम में गया तो मेरे इंस्ट्रक्टर ने कहा कि ये डेडलिफ्ट है, तो मैंने उसको उठाया था। तो उसने कहा कि तुम्हें पता है जो तुमने उठाया ये लास्ट ईयर का रिकॉर्ड था। तो मैंने कहा अच्छा। तो बोले कि ऐसा करो, तुम पावर लिफ्टिंग करो, तुम पावर लिफ्टिंग के लिए बड़े फिट लगते हो। तो उसने पावर लिफ्टिंग कराई और मैंने फिर इंटर यूनिवर्सिटी में 2 गोल्ड और 2 सिल्वर जीता अपने लिए और अपने रुड़की का नाम रोशन किया। उस समय मुझे भी विश्वास नहीं था कि मैं 2 गोल्ड जीत पाऊंगा। हाँ ठीक, ये जरूर है कि उस समय मेरे में एक जुनून लोगों ने पैदा कर दिया कि तुम पावर लिफ्टर हो, तुम्हें पुलिस में जाना चाहिए, तुम्हारी कदकाठी बताती है कि तुम, क्योंकि मुझे सिविल सर्विस का बड़ा शौक था। पटना में जहां मेरा स्कूल था, मेरे स्कूल से लगे हुए पटना के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का घर होता था। तो हम लोग हमेशा, एक स्कूल के बच्चों में बचपन से एक ड्रीम था कि हमें IAS बनना है। तो रुड़की आके वो IAS IPS में तब्दील हो गया था। तो लोगों ने कहा कि फिर चलिए, आगे के लिए शुभकामनाएं। सुधांशु जी, आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी फॉरेस्ट भी रहे हो यहाँ पे। एक ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट की बहुत बातें होती हैं, कई काजीरंगा में कई बार एलिफेंट्स ट्रेन के रास्ते में आ जाते हैं, पोचिंग बहुत ज्यादा होती है, तो इसको दूर करने के लिए जो कदम उठाए थे, क्या ये सफलता की राह पर हैं अब? देखिए, मैं पिछले लगभग 2-2.25 साल से मैं फॉरेस्ट को देख रहा हूँ और जब लगता है कि फॉरेस्ट है तो उत्तराखंड है, उत्तराखंड है तो फॉरेस्ट है। आप देखते होंगे, आप जब भी उत्तराखंड आने की सोचते होंगे तो कहीं ना कहीं दिमाग में, बैकग्राउंड में चलता रहता होगा कि अरे वहाँ ग्रीनरी मिलेगी, फॉरेस्ट मिलेगा, सब कुछ। तो वो तो बेहतर पॉइंट है। लेकिन अगर देखेंगे यहाँ पे पहाड़ों में ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट एक मेजर समस्या है और दूसरी फॉरेस्ट फायर की भी समस्या है, मैं उस पर भी आऊँगा। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट जब हमने देखा कि प्रत्येक वर्ष काफ़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो जाती है, तो हमने पहले सोचा कि इसका कारण क्या है, इसको कैसे दूर किया जा सकता है। तो हम लोगों ने एक टीम बनाई और उसके बाद वल्नरेबिलिटी की, जो संवेदनशीलता की मैपिंग कराई।
मैपिंग कराई, उसके बाद क्या क्या चीजें क्यों ऐसा होता है, उसके बाद हम 24 आवर्स चलने वाला एक पब्लिक वो ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम बनाया। वहाँ पे जो बेस्ट प्रैक्टिसेस थी उस सेल में उसको हमने और राज्यों से लेके आए। उसके बाद इक्विपमेंट्स की काफ़ी दिक्कत होती थी, जैसे गन की दिक्कत होती थी। वो सारी चीज़ों को एक इंटीग्रेटेड वे में हमने एक कॉर्पस फंड बनाया कि मान लिया कि अगर राज्य सरकार से अभी शुरू में कोई धनराशि अगर राहत राशि मिलने में दिक्कत हो रही है तो पहले उस कॉर्पस फंड से तुरंत पैसा दे दिया जाए, तो आधा लोगों का गुस्सा इससे शामिल उससे कम हो जाता था। तो ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेते हुए उसकी स्ट्रेटजी बनाई गई, और यही वजह है कि आज के डेट में अगर देखें कंपैरेटिवली तो उसमें काफी संख्या में कमी आई है। लेकिन फॉरेस्ट फायर की भी तो बड़ी चिंता है, अक्सर जंगलों में आग लगी रहती है, बुझाने पर काबू नहीं पाया जाता है, महीनों तक आग लगी हुई है। देखिए, इसकी जो मेन समस्या है, मुझे जो लगता है, जो इतने करीब से देखने के कारण, ये कुछ हमारी पॉलिसीज ऐसी रही हैं जिससे कि अगर हम देखें कि जो गांव के लोग हैं, जो आम लोग हैं, कहीं ना कहीं वन से वो थोड़ा उनको जो अलगाव महसूस हो रहा है, क्योंकि हमारे ऐसे स्ट्रिंजेंट रूल्स रहे, उसके अलावा कुछ हमारी ऐसी पॉलिसी रही। हम लोग उस पर अब काम कर रहे हैं, भारत सरकार के साथ मिल के काम कर रहे हैं कि किस तरह से हकूक, किस तरह से और चीजें, किस तरह से इको टूरिज्म में लोकल लोगों को किस तरह से भागीदारी मिली, ये सब में हम लोग उत्तराखंड में काम कर रहे हैं। लगभग 500 वन पंचायतों में हमने ये कार्रवाई शुरू कर दी है कि किस तरह से वन पंचायतों के माध्यम से लोगों को लाइवलीहुड, और वो भी लगभग 1 लाख लोगों को लाइवलीहुड, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे एक निर्णय लिया है कि हमें इसके माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करना है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि जब इक्विपमेंट होगा, और एक और बड़ी बात कि पहले क्या होता था कि केवल फॉरेस्ट विभाग फॉरेस्ट फायर के नियंत्रण के लिए कार्रवाई करता था। जब से मैंने टेक ओवर किया तो मैंने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में पूरा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जब तक क्या होता है और जिले के पुलिस अधिकारी जब तक उसमें नहीं ला, क्योंकि फॉरेस्ट फायर जो होता है वो एक आदमी एक विभाग कंट्रोल नहीं कर सकता है, क्योंकि जब आपने देखा होगा, इसीलिए उसको दावा नल कहते हैं। जब वो इवन अगर आप देखेंगे यूरोप में और अमेरिका जैसे कंट्री में, जो डेवलप्ड कंट्री है, उसमें भी अगर फॉरेस्ट फायर एक बार लग जाती है तो उसको नियंत्रण करना बहुत मुश्किल होता है। हम हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल करते हैं, पिछली बार अभी हम लोगों ने हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया था, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि आम आदमी किस तरह से जंगलों से फिर से जुड़ता है, और उस जुड़ने के लिए क्या वो पॉलिसीज होनी चाहिए, क्या वो इंसेंटिव्स दिए जाने चाहिए, ताकि उनकी सक्रिय भागीदारी हो, ताकि छोटे लेवल पे ही अगर फॉरेस्ट फायर लगा हो तो उसको तत्काल वो अपना वन समझते हुए उस पर तत्काल कार्रवाई करे और आग पे नियंत्रण करे। चलो, ये कुछ समस्या का समाधान तो सरकार ढूंढ रही है, अच्छी बात है। अमित, आप तो उत्तर प्रदेश कैडर में थे, मैं पहले भी अभिनव यहाँ आए थे, मैंने उनसे ही पूछा उत्तराखंड क्यों चुनाव? यूपी तो बड़ा चैलेंजिंग हुआ करता था, उत्तराखंड क्या शांति की तलाश में देवभूमि आने के लिए? ये आपने बड़ा सही सवाल किया। देखिए, समस्याएं उत्तराखंड में जो हैं, अगर मुझे भी कई बार यूपी में, बल्कि यूपी में तो हम लोग की बड़ी मातमी विदाई हुई थी जब उत्तराखंड बना था कि अरे यहाँ तो तनख्वाह भी नहीं मिलेगी और यहाँ गाड़ी घोड़ा भी नहीं होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी, तुम्हें बहुत कुछ नहीं मिलेगा, गलत जा रहा हो। और बिल्कुल जैसे बकरे को माला पहना जाता है वैसे माला पहना के विदाई हुई थी मुरादाबाद से मेरी, मुझे गाड़ी भी नहीं मिली थी। और मैंने तो ठान लिया था, मैंने कहा रुड़की का पढ़ा हुआ हूं, बिहार का रहने वाला हूं, जाऊंगा तो उत्तराखंड ही, तो उत्तराखंड चलाया। यहां के 1-2 लोगों से पूछा ऐसा हो क्यों रहा है, और आपको सही बताऊं, यूपी में मेरा यह हाल था। आज सुबह एक डकैती पड़ी, हम लोग लगे रहे डकैती सॉल्व करने में, अगले दिन चोरी हो गई बहुत बड़ी, जो कि बहुत बड़े किसी विधायक जी के घर के जानने वाले की हुई थी, तो हम डकैती भूल गए, चोरी पे आ गए। चोरी को सॉल्व करते रहे, अगले दिन दूसरी एक डकैती पड़ गई, उस डकैती में लग गए, पहली डकैती दूसरी चोरी भूल गए। तो ऐसे सप्ताह के अंत में ये रियलाइज किया कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, और उत्तराखंड पहुंचे तो यहाँ पे एक घटना हुई। टिहरी जिले का मैं एसपी था, एक घटना हुई, और उस घटना में दरोगा क्या लगता, मैं एसपी लगा रहा, उसमें उस 7 दिन के अंदर घटना खोली, 15 दिन के अंदर मुलजिम पकड़ा, और 1 महीने के अंदर उसको कन्विक्शन करवा दिया। तो मैं कहूंगा कि उत्तराखंड हर तरह के चैलेंज अलग अलग होते हैं। मैं तो कहता हूं आप चाहे उत्तराखंड में रहो चाहे यूपी में रहो, चैलेंज बराबर है, आप देखते किसको कैसे हो। वहां पे हमें रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं था, सांत्वना देके काम चला लेते थे, यहाँ पे रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना पड़ा, तो ये चैलेंज अलग है। चैलेंज बहुत ज्यादा है यहाँ पे। बिल्कुल, आप टेक्निकल बैकग्राउंड से भी हो, साइबर क्राइम बहुत बढ़ गया है, क्या आपकी सेवाएं सरकार लेती है साइबर क्राइम टैकल करने में? हाँ, बिल्कुल लेती है। मैं 5 साल आईटी डिपार्टमेंट का डायरेक्टर भी रहा, और यहाँ डेटा सेंटर बनाने में भी काफी मैं, और बल्कि
हमारे साथ हमारे जो वरिष्ठ सहयोगी हैं सुधांशु जी हैं। आप सचिव होते थे, मैं डायरेक्टर होता था, प्रमुख सचिव और डायरेक्टर मिलकर हम लोगों ने काफी काम किया, डेटा सेंटर बनाया और बहुत काम किया। मैं कहूंगा कि उत्तराखंड में विगत वर्षों से बंद कई सारे प्रोजेक्ट हम लोग दोनों ने मिलकर कंप्लीट किए। और जब भी अभी भी डेटा सेंटर को लेके या नेटवर्किंग को लेके कोई इश्यू होती है तो हम लोगों से सहयोग। अच्छा, आपने बात की, आप दोनों ने, आप डायरेक्टर थे, ये सेक्रेटरी थे, तो एक पर्सनल सवाल आप दोनों से पूछना चाहूंगा, बारी बारी से जवाब देना। कहीं किसी फाइल पर साइन कर दिया इसने, आपको लगा गड़बड़ है, कहीं जुतम पजार हुई कि नहीं हुई? नहीं, देखिए, अब जैसे सेक्रेटरी का एक नजरिया दूसरा होता है, डायरेक्टर का नजरिया, डायरेक्टर का काम एग्जीक्यूशन करना होता है और सेक्रेटरी का काम पॉलिसी फॉर्मुलेट करना, फिर किस तरह से ओवरव्यू करना, ओवरसी करना। कई बार ऐसी चीजें हुई कि मैं कहना चाहूंगा कि जैसे कुछ मतभेद भी हुए, लेकिन वो मतभेद वो उसी फाइल तक रहे, उसके बियॉन्ड वो मतभेद नहीं रहे। कई बार ऐसा हुआ कि कुछ पॉलिसी में मेरा व्यू कुछ और था, इनका भी कुछ और था, लेकिन उसके बाद हमने कहा कि चलो इससे बेहतर है कि तीसरे से किसी से बात कर लेते तो अगर लेकिन उसका असर हम लोगों के व्यक्तिगत रिलेशनशिप पे किसी तरह का नहीं। वहां पर जो लास्ट आखिरी गांव तक जो ऑप्टिकल फाइबर बिछाने की बात हो रही थी, यह काम आप लोगों के समय ही बहुत ज्यादा शुरू हुआ था, बहुत तेजी से। क्या वो, अब आप तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम भी हैं, अब तो खुद ही मॉनिटर कर रहे होंगे, कितना सफलता में कितनी दूरी बाकी है? देखिए, हम लोगों ने मतलब मल्टी प्रॉन्ज स्ट्रेटजी बनाई, जिसमें कि आपका बहुत बड़ा रोल आपका भी रहा, क्योंकि जो डीपीआर बनना, फिर उसको फील्ड में एग्जीक्यूट करना। मैं कहूंगा जैसे दो चीजें खास करके बताना चाहूंगा जो रीढ़ है, जैसे स्टेट डेटा सेंटर काफी दिन से यहाँ पेंडिंग पड़ा हुआ है। भारत सरकार में एज ज्वाइंट सेक्रेटरी मैं यही काम को देखा करता था। मैं कभी कभी सोचता था कि अरे बाकी सारे स्टेट कर ले रहे हैं, हमारा अपना स्टेट जो उत्तराखंड है वो क्यों नहीं कर पा रहा है। उसी तरह से स्वान का नेटवर्क हम लोग क्यों नहीं अपग्रेड कर रहे हैं। कोइंसिडेंटली जब मैं भारत सरकार से आया तो आप डायरेक्टर थे और मैं सेक्रेटरी आईटी बना। हम लोगों ने पूरे 6 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 9 महीने का, 12 महीने का डेट वाइज कैलेंडर बनाया और कहा कि कैसे नहीं होगा ये काम। ये बहुत बड़ी बात है। और मैं फिर ये कहना चाहूंगा कि हम लोग कमेंडेशन भी हम लोगों को मिला, राज्य सरकार से मिला, भारत सरकार से मिला। जैसे मैं बताना चाहूंगा कि ई ऑफिस जो सेक्रेटेरिएट में है आज की डेट में, पहले मैं अभी भी बताना चाह रहा हूं, एम्स में जब था तो मेरी गाड़ी में 2-2 बंडल इतने बड़े बड़े, क्योंकि वो एक अलग टाउनशिप हुआ करती थी, इतने बड़े बड़े 2 बंडल आया करते थे फाइल के और उसको 2 आदमी उठा के ले जाता था। मैं उसको सुबह में बैठ के देखता था। आज के डेट में वो सब सारी चीजें खत्म हो गई। मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूं कि आज के डेट में 99% हमारी फाइलें हैं जो कि ई ऑफिस पे हैं। और उसके लिए हम दोनों लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी से पुरस्कार मिला। और एक और चीज बताना चाहूंगा कि इसी तरह से जब आप करना चाहते हो, मैं इसलिए यहाँ बताना चाह रहा हूँ क्योंकि कई यहाँ यंग लोग हैं, कि एक माननीय प्रधानमंत्री जी का एक इंटरनेशनल योगा डे फेस्टिवल में FRI लोकेशन सिलेक्ट हुआ। वो सिलेक्शन के भी पार्ट हम लोग थे। अब वो था कि हमारे पास केवल 18 दिन थे और 18 दिन में लगभग 65,000 लोगों की व्यवस्था करनी थी। अब कैसे करें कि एक तो सुरक्षा प्लस उसका, हम दोनों ने रात भर बैठ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, SSP को भी बिठा के पहली बार सारे जितने भी 65,000 लोग गए उनका QR कोड जेनरेटेड पास सिस्टम बनाया ताकि सारा हमारे पास इंफॉर्मेशन रहे। 100 से ज्यादा गेट्स बनवाए और गेट्स बनवा के फिर, लेकिन वही कहते हैं कि नतीजा ये हुआ कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा खुद से उसका अप्रिसिएशन किया गया और भारत सरकार से हमें कमेंडेशन मिला, राज्य सरकार से कमेंडेशन मिला। मैं कहूंगा कि अगर आपके इरादे नेक हैं तो आपको निश्चित रूप से आप पूरा करेंगे और अप्रिसिएशन मिलेगा। अमित, आपके बारे में आपके कुछ पुराने सहयोगी ने बताया कि जब आप स्कूल जाते थे, आपने थोड़ी देर पहले स्कूल की बात की थी, तो उस समय साइकिल से आप स्कूल जाया करते थे और साइकिल स्टैंड में अगर गलती से आपके साइकिल गिर जाती थी तो उसके बाद जो भी आता था वो आपकी साइकिल सीधी कर देता था, क्योंकि अगर आपकी साइकिल गिरी मिलती थी तो पूरे साइकिल स्टैंड की साइकिलें नीचे होती थी, सब की सब, क्योंकि आपको गुस्सा बहुत आता था। तो ये जो दबंग छवि बचपन से है, क्या ये क्राइम कंट्रोल करने में काम आई क्या? देखिए, मैं तो एक बात और कहूँगा, आप शायद उसको दूसरे ढंग से ले रहे हैं। मैंने कभी भी दबंगई अपनी दिखाई नहीं, न कि दिखाने का मेरा शौक था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता नहीं कि दबंगई दिखाने की आवश्यकता होती है। मैं ये मानता हूं कि
दृढ़ता और मृदुभाषिता दोनों साथ चलनी चाहिए। आपकी जो दृढ़ता होती है ना, वो आपके गिरे साइकिल को स्वतः खड़ा करवा देती है, कोई ना कोई आकर खड़ा कर देता है। मैंने कभी किसी को एक झापड़ भी नहीं मारा। नौकरी में बहुत कुछ करना पड़ा। कई लोग कहते हैं 3rd डिग्री टॉर्चर। मुझे हाथ उठाने की नौबत नहीं आई। गलती मुझसे एक बार हुई थी। नौकरी की शुरुआत में एक को मैंने मारा था, फिर वो बेहोश हो गया। फिर उसके बाद मुझे थानेदारों ने कहा कि आप सर मारा मत करिए, क्योंकि वो उस समय गांजा पिए हुए था और मुझे भी आइडिया नहीं था कि इस तरह से नशे वाले को मारा नहीं जाता है। तो अब मेरे को गुस्सा आया, क्योंकि वो थाने का सिपाही था जो गांजा पिए हुए था। तो बरेली की बात है। तो मैंने उसको ही एक झापड़ मार दिया। तो मैंने कहा साला तू क्या बचाएगा दुनिया को जब तू खुद पीता है। तो अब बाद में मुझे लोगों ने समझाया कि भाई, तो ये सब चीजें मैं भी थोड़ा डर गया कि नहीं, ऐसे मारना ठीक नहीं है। तो मैं कोशिश करता हूं कि बातचीत से मामला सुलझ जाए। छोटा छोटा जवाब दोनों से। सुधांशु जी, 25 साल पूरे हैं राज्य के, एक लक्ष्य जो पूरा करने का सोचा है, छोटा जवाब। देखिए, जनरली गवर्नमेंट सेक्टर की बात जब करते हैं तो होता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो होता है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और जैसे मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव होने के नाते मेरा ये दायित्व है कि किस तरह से लोगों को, प्रायः ये धारणा आती है कि अरे फाइलें आती हैं तो उस पर तो जिलेबी बन जाती है, उस जिलेबी को किस तरह से सीधा करना है, यही हमारा लक्ष्य है। चलो अमित, आप क्या? हम तो ये कहें कि बच्चों को स्पोर्ट्स में रहना चाहिए। स्पोर्ट्स आपका माइंड फ्रेश करता है, रेजिलियंस सिखाता है, गिर के खड़ा होना सिखाता है। तो ये चीज बिल्कुल करना चाहिए। तो वो दौर चला गया, पढ़ो लिखोगे तो नवाब बनोगे और खेलोगे तो खराब बनोगे। भाई इतना आरक्षण आ गया, इतना खेलों को आरक्षण मिल रहा है, जरूरत नहीं है पढ़ने की। तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। सुधांशु जी, आप लोग आए न्यूज 18 इंडिया में शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। आप दोनों कृपया मंच पर बने रहें और मैं गुजारिश करूंगी न्यूज 18 इंडिया के रोविंग एडिटर प्रतीक त्रिवेदी जी, प्लीज वो मंच पर आएं और हमारे मेहमानों का धन्यवाद करें।